स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। जबकि हम लोग इसमें बहुत सारी डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। इंडक्टिव इफेक्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट कोवैलेंट बॉन्ड्स पे ही लगता है और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कोवैलेंट पे लगेगा। सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड पे लगेगा, पाई पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखा था, दो टाइप के ग्रुप होते थे, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप के, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले कौन से होते हैं? इसके केस में जिनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से अपनी तरफ खींच लेंगे। कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो कार्बन खुद उनकी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब वही करेगा कार्बन भी, वही करेगा हेटेरो एटम। बस क्या है, सिंपल सा, एक जगह कार्बन कमजोर पड़ जाता है, दूसरी जगह वो डोमिनेटिंग हो जाता है। एक जगह जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कार्बन जुड़ता है तो वहां वो वीक हो जाता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो एटम है वो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी शिफ्ट कर ले जाता है अपनी साइड में। कौन? दूसरा जो हेटेरो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन जब दूसरा कार्बन, वही कार्बन किसी दूसरे हेटेरो एटम के साथ, ऐसे हेटेरो एटम के साथ जुड़े जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से कम हो, जैसे सिलिकॉन था, लिथियम था, मैग्नीशियम था, या ऐसे ही कई और सारे हमारे ग्रुप हैं, उनसे लिंक होगा तो क्या होता है, कार्बन उनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां पे सेम कॉन्सेप्ट चलता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूर जा रही हो तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी छीन रहा है। और जब कार्बन किसी से खुद छीनता है, दैट मींस उस ग्रुप का क्या होगा, उस ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चाहे अपने मन से दे रहा हो, चाहे कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, दैट मींस कार्बन वहां पावरफुल पड़ रहा है इसलिए दे रहा हो, चाहे उसका खुद का मन हो दे रहा हो, एटलीस्ट वहां पे इलेक्ट्रॉन की डोनेशन होती है टुवर्ड्स कार्बन। तो उस टाइप के ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप के, या प्लस आई इफेक्ट देखते हैं। अब उसी के एप्लीकेशन में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं एसिड्स, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कंपैरिजन ऑफ ए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। सबसे पहली लाइन यह है कि अगर एसिड होगा दैट मींस प्रोटॉन डोनर होगा। क्या होगा? एसिड का कहने का मतलब ही होता है, कहीं भी कोई भी एसिड हो, चाहे मिनरल एसिड हो, चाहे ऑर्गेनिक एसिड हो, उसका काम क्या होगा, H+ डोनर। मिनरल एसिड कौन से होते हैं? जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, ये सारी चीजें। और ऑर्गेनिक वाले कौन से होते हैं? जैसे सिट्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में ही सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहां पे एसिड का बेसिक क्या करोगे, प्रोटॉन डोनर। और प्रोटॉन क्या होता है, दैट इज H+, प्रोटॉन डोनर। ठीक है, मतलब H+ को जो डोनेट करेंगे वो उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। अगर हम ऑर्गेनिक में देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के सारी चीजें मिलेंगी, और जब हम इनऑर्गेनिक में जाते हैं तो HCl, HNO3, H2SO4 टाइप की देखने को मिलेंगे। अब H+ कितने आसानी से H+ दे, मतलब सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी एसिड, कोई भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल कितनी आसानी से H+ को रिलीज कर रहा है, कितनी आसानी से H+ को रिलीज कर रहा है, दैट इज उसकी वो स्ट्रेंथ होगी। कोई मान लीजिए अगर आप अपने आप किसी चीज को दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं कि ये ले जाओ, H+ ले जाओ, दैट मींस आप बहुत अच्छा एसिड की तरह काम कर रहे हैं। दूसरा कोई होगा जिससे लेना पड़ रहा है कि थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, तो कह रहा है अरे ठीक है, चलो ठीक है ले लीजिए, तो वो थोड़ा कम अच्छा एसिड होगा। लेकिन एक ऐसा होगा जिससे H+ अगर निकला तो बनने वाला जो निगेटिव चार्ज है वो हाईली अनस्टेबल होगा, इसीलिए वो कहेगा किसी भी कीमत में मैं H+ नहीं दूंगा। H+ नहीं देगा तो वो क्या होगा, सबसे वीक एसिड हो जाएगा। यही ऐसे ही स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करनी है। दैट मींस आपको स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करनी है तो क्या करना है कि H+ एसिड क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा। H+ डोनेट करेगा तो क्या होगा, देखिए R है, COOH है।
अब ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा तो क्या होगा, देखिए RCO O निगेटिव की फॉर्मेशन करेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि H+ गया है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के ही गया है। यहां पे ऑक्सीजन का अगर रियल में पूछो तो कैसा बॉन्ड बना हुआ, देखिए यहां पे इस टाइप के रहता है। यहां से ये जो कोवेलेंट बॉन्ड O और H के बीच में बना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के दोनों ही हमारे, अगर इसको बेटर सही से समझा देता हूं, यहां पे कैसे होता है, ये लीजिए RCO O और H, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, यहां पे ये हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा की। लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई तो क्या देखने को मिला कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहां पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, पूरा का पूरा खींचा है। जो इतनी देर से हम इंडक्टिव में पढ़ के आए हैं पिछले 2 लेक्चर 3 लेक्चर में, वो यहां नहीं होगा कि पार्शियल हो, थोड़ा थोड़ा दिखाए, नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा। और हर बार मैं बताता हूं, जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं से शिफ्ट हो तो वहां पे या तो पॉजिटिव, या तो कंप्लीट पॉजिटिव, या तो कंप्लीट निगेटिव आएगा, पार्शियल का कोई रोल नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई यहां पे बनने वाली स्पीसीज जो होगी वो होगी RCO O निगेटिव, और प्लस में यहां पे H+ होगा, ऐसा ही देखने को मिलेगा। और फिर क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं ये रेजोनेंस करता है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये रेजोनेंस करेगा इधर के लिए और ये इधर मूव कर जाएगा। दैट मींस बनने वाली स्पीसीज RO निगेटिव और डबल बॉन्ड CO, ये देखने को मिल जाएगा। दोनों ही एक ही तरह की स्पीसीज है, दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, दोनों इक्वली प्रोबेबल है। कोई भी मतलब ये नहीं है कि ये वाली ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, ये ज्यादा अच्छी लग रही, ये छोटा बना है तो ये कम अच्छा लग रहा है सर, तो ये कम एग्जिस्ट, दोनों इक्वली प्रोबेबल होंगी। तो ये हमको देखने को मिलता है। एसिड में H+ हमारा डोनेट करता है, बनने वाला कार्बन आयन जो है उसकी स्टेबिलिटी ही ये डिफाइन करती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या हमारा मॉडरेट एसिड होगा, ये पुअर एसिड या वीक एसिड होगा। कौन डिफाइन करेगा, बनने वाला एनायन। ये तो छोड़ छाड़ के चला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड था, H+ को डोनेट किया, जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बना है ना, वो एनायन जो छूट गया है पीछे, जो छोड़ के चले गए, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो छोड़ के चले गए सिस्टम को। अब यहां पे जो बचा है वो निगेटिव चार्ज कहां है, उस सिस्टम पे बचा, दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन है। कार्बोक्सिलेट आयन अब डिफाइन करेगा कि यहां पे सिस्टम में स्टेबिलिटी है या नहीं है। दैट मींस ये जो निगेटिव चार्ज आया है, याद रखिएगा कभी भी चार्ज स्पीसीजेस जो होती हैं वो स्टेबल नहीं होती हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो न्यूट्रल स्पीसीजेस होंगी वो हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होंगी, एक्सेप्ट वन केस जो हम लोग जीओसी में ही पढ़ेंगे। एरोमेटिसिटी में जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे आयनिक फॉर्म्स मोर स्टेबल होती हैं इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल फॉर्म। मतलब चार्ज स्पीसीजेस 99% चीजों में चार्ज स्पीसीजेस जो होती है ना वो अनस्टेबल होती हैं, लेकिन एक क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहां हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे भी कि क्यों ऐसा जो पूरा यूनिवर्स में एक रूल चल रहा है कि चार्ज स्पीसीज होगी तो अनस्टेबिलिटी आएगी, वहां पे ऐसा क्या होता है कि चार्ज के आने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती, वो भी पढ़ेंगे। बट हमेशा ही हमारी न्यूट्रल फॉर्म ज्यादा प्रेफर की जाती है इन कंपैरिजन टू चार्ज फॉर्म। तो चार्ज फॉर्म तो अनस्टेबल है, अब ये इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करेगी कि एसिड ये किस टाइप का है। H+ तो निकल गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल जो रिजल्टेंट स्पीसीज बन रही है इसके ऊपर ग्रुप कैसे लिखे बने हुए हैं, या जो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हो वो किस टाइप के हैं, कि इसकी जो एसिडिटी है वो बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं या घटाने में हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यहां पे क्या है, इन एक्वस सॉल्यूशन है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड वो कैसे करेगा, एक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा कार्बोक्सिलेट और हाइड्रोनियम आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या है ये तो देख ही लिए, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है वो भी देख लीजिए। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, यहां पे अगर आप लिखोगे RCOOH प्लस H2O, ठीक है। आपको पता है वाटर के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ये वाला ये जो एसिड छूट रहा है ना वाटर में जो छूट रहा है, तो ये क्या होगा, यहां पे आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, और जैसे ही अटैच होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ये जैसे ही अटैच होगा उस टाइम पे यहां पे RCOO निगेटिव प्लस H2 तो था ही,
एक H प्लस और आ गया और H प्लस आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिए हैं। H क्या था, वैकेंट था, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी छोड़ के चला आया है। एक ही 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, एक था वो भी छोड़ के चला आया। इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी है। ऑक्सीजन के, वाटर के जो ऑक्सीजन है उसका जो लोन पेयर है वो कह रहा लाओ मैं तुम्हें देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, और हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का बनाते हैं और आपका डबलेट कंप्लीट करते हैं। उसकी वजह से ये डोनर है ना, डोनेट कर रहा है, दे रहा है अपना। हर बार बताता हूं कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव, कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो निगेटिव। इसने ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो इसलिए पॉजिटिव आ गया इसके ऊपर, और इसको क्या बोलते हो आप, हाइड्रोनियम बोलते हो, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, कई बार आपको ये चीज लिखे मिलेगी, जब भी कहीं पे कोई पॉजिटिव चार्ज बनता है ना, किसी भी स्पीसीज का पॉजिटिव चार्ज जब बनता है उसको IUM, कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ेंगे और भी बहुत सारे होंगे टॉपिक जहां पे आप देखेंगे, जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी चीज पे आता है तो उसकी एंडिंग IUM, EM से करते हैं। जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया का अगर HCl में सोल्यूशन देखेंगे, ये पहले लिख लेते, ये क्या है, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, कार्बोक्सिलेट आयन। याद रखिएगा, निगेटिव नेम की एंडिंग ATE 8 से होती है और पॉजिटिव पार्ट की एंडिंग IUM EM से होती है। अमोनिया को HCl के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पे एडक्ट टाइप की फॉर्मेशन देखने को मिलता है, या आप बोल दीजिए सॉल्ट टाइप की, बेटर होगा सॉल्ट बोलो। ये NH3 है, ये HCl है। HCl का काम क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस में टूटे, और यहां पे क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। जैसे ही लोन पेयर होगा और यहां पे H प्लस होगा, ये फटाक से इस पे अटैक करेगा और रिजल्टेंट स्पीसीज क्या होगी, ये तो न्यूट्रल है, अमोनिया का लोन पेयर तो न्यूट्रल होता ना, कोई निगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, दैट इज आपका NH4 हो जाएगा। हम कहेंगे ये जो इसका पॉजिटिव कैरेक्टर था वो किसने लिया, वो नाइट्रोजन ने ले लिया, तो ये इसकी पॉजिटिव अप्रोच हो गई नाइट्रोजन की। अब ये पॉजिटिव हो गया, उसी सिस्टम में Cl प्रेजेंट रहता है तो Cl को हम बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, कभी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, उसके पास D और फास्फोरस बना सकता है, उसके पास D ऑर्बिटल है, लेकिन यहां पे ये नहीं बना सकता है, ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके जो हैं वो सिर्फ हम 3 ही बॉन्ड बनाते देखते हैं और एक कोऑर्डिनेट, मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते दिखता है। फास्फोरस इसी ग्रुप का है, वो 5 बना सकता है। पहली कंडीशन तो ये होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो आपको बताई नहीं जाती वो क्या है, नाइट्रोजन बहुत छोटा होने के कारण भी, एक ये बहुत बड़ा कारण है कि नाइट्रोजन छोटा होने के कारण भी 5 बॉन्ड नहीं बना पाता है, क्योंकि 5 एटम उसके साइड में आएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड सस्टेन नहीं करता है। और D ऑर्बिटल ना होना एक मेजर फैक्टर तो था ही, लेकिन एक ये भी है कि अगर 5 बॉन्ड बनेंगे दैट मींस 5 जो है 5 एटम सराउंडिंग में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे हाईली स्टेरिक रिपल्सन होगा। ये अगर मान लीजिए यहां पे मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, इसके अराउंड 5 एटम आएंगे तो 1 2 3 4 एक और मान लीजिए 5, इसकी वजह से हाईली स्टेरिक रिपल्सन देखने को मिलेगा, इसलिए भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है किसमें एग्जिस्ट करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा जब भी हम वाटर में या किसी सॉल्यूशन में लेंगे तो हमारा एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। ये एरो थोड़ा सही कर लीजिएगा, इस एरो को इक्विलिब्रियम को बनाइए। इक्विलिब्रियम मतलब ये टूटेगा भी और बनेगा भी, ये टूटेगा भी और बनेगा भी। जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल है वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा, वो भी अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये टूटता भी रहेगा बनता भी रहेगा, वापस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अपने, कि अब देखिए जो अब एसिडिटी है H प्लस निकला है, अब हमारा कार्बोक्सिलेट आयन जो बना है या हाइड्रोनियम आयन बना है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन और एसिडिटी कांस्टेंट। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है या एसिडिटी कांस्टेंट क्या है, उसको बोलते हो K और A। कांस्टेंट की वजह से तो ये K है और एसिडिटी है, इसलिए हमारा Ka होता है किसमें, इसके लिए। अब ये Ka जो है वो बताएगा किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो याद रखिएगा जिस किसी भी एसिड की Ka की वैल्यू
जितनी ज्यादा होगी, जितनी Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे वो उतना अच्छा एसिड है। Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी वो उतना अच्छा एसिड होगा। अब देखिए सबसे पहले Ka का निकालने का फॉर्मूला क्या है, जस्ट पीछे आप देख क्या हो, ये होता है यहां पे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में फॉर्मूला तो पढ़ा ही है और इक्विलिब्रियम में भी जाके पढ़ा है। क्या होता है, जब भी हम यहां पे रेट कांस्टेंट निकालते हैं, Ka निकालने जाते हैं, K निकालने जाते हैं किसमें, इक्विलिब्रियम स्टेप में, तो वहां जो सिंपल सा बेसिक फंडा लगाते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही करते हैं। अब जो हमने पीछे रिएक्शन देखी थी, रिएक्शन क्या देखी थी कि यहां पे हमारा कोई एसिड है RCOOH, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है किसके साथ, एक तो है कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज RCOO नेगेटिव, दूसरा क्या है हाइड्रोनियम आयन, दूसरा क्या है हाइड्रोनियम आयन, इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी ही Ka है। यहां पे क्या है, Ka है। तो आप इतना तो पता ही लग रहा होगा ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है। अब सिंपल सा फॉर्मूला अपना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगा दीजिए। क्या यही नहीं आएगा जो हमने अभी पीछे देखा था, प्रोडक्ट में क्या है आपका, देखिए क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है और हाइड्रोनियम आयन है। और आपने जब इसको पढ़ा होगा तो पढ़ते हैं कि जो हमारा ये फॉर्मूला निकलता है इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ, इसका हम क्या बोलते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसके लिए कि ये जो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, दैट इज यहां पे देखा गया है। प्रोडक्ट में क्या था, प्रोडक्ट यहां भी अगर वही इक्वेशन लिखनी है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे अभी ये रहा, ये हाफ हेडेड एरो हमेशा दिखाया जाता है, आधी मतलब याद रखिएगा कभी ऐसे है मतलब कंप्लीट रिएक्शन ट्रांसफर हुई है, आधा एरो दिखाया गया मतलब आधा एरो, आधी रिएक्शन इधर गई और आधा इधर दिखाया गया मतलब आधा इधर आया, दैट इज व्हाई इक्विलिब्रियम स्टेप को ऐसे आप दिखाते हो। साथ ही साथ में यहां क्या बनेगा, RCOO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये बना। अब ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, अगर आपने Ka निकाल लिया है तो उससे pKa भी निकाल सकते हैं एंटी लॉग की हेल्प से। यहां माइनस लॉग कर दिया है, दैट मींस वहां पे हम एंटी लॉग की हेल्प से, ये वैल्यू पता ही है और लॉग के उसमें टर्म्स में रख देंगे, एंटी लॉग हो जाएगा और उसकी वजह से हमारा pKa की वैल्यू पता हो जाएगी। चाहे आपको pKa पता हो चाहे Ka पता हो, दोनों में से ही आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। Ka किसी एसिड का अगर अच्छा बताना है कि एसिड बहुत अच्छा है तो उसकी Ka वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब रीजन समझ रहे हैं क्यों, चलिए आइए मैं दिखाता हूं। देखिए पीछे क्या है, मैंने बोला है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है, देखिए प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है और हाइड्रोनियम आयन है, दैट मींस एसिड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन में टूट रहा है, दैट मींस जितना ज्यादा H+ छोड़ रहा होगा, जितना ज्यादा H+ छोड़ रहा होगा तो उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, अगर मान लीजिए पहले ये 10 था और ये भी 10 था तो वैल्यू कितनी आई, 1 आई। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट ये बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो कितना बन रहा है 20, और रिएक्टेंट वापस जो जा रहा है वो जा रहा है 10। अब जो वैल्यू आई तो कितनी आई, 2 आई, पहले 1 आ रही थी अब 2 आ रही। रीजन, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा जा रही है इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड। फिर मैं अगर इसका एक और एग्जांपल दूं, कह देता हूं रिएक्टेंट जो है और कम बने और प्रोडक्ट और ज्यादा बने। मान लीजिए रिएक्टेंट उतने ही बन रहे हैं, प्रोडक्ट 10 की जगह 100 बनने लगे और रिएक्टेंट उतने ही बन रहे हैं, तो अब हमारे K की वैल्यू कितनी आएगी, 10
10 हो जाएगी। कहां पहले 1 आ रही थी, अब 10 आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा एसिड क्या है, H+ दे रहा है। H+ जितना ज्यादा लूज कर रहा है उतनी ज्यादा Ka की वैल्यू आ रही है, सिंपल से वर्ड में है, यही चीज है। इसीलिए हम लोग, आप लोग जो पढ़ते रहते हैं, ये पढ़ते रहते हैं ना कि जो Ka की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए किसी एसिड के लिए, और pKa की वैल्यू कम क्यों होनी चाहिए। देखिए यहां पे अगर आप लिखोगे 10, हमने बोला Ka की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। अब इसी को माइनस में लोगे, एंटी लॉग लोगे, तो क्या होगा, यही वैल्यू जितनी बड़ी रही होगी उतनी छोटी हो जाएगी। एंटी लॉग में लोगे तो छोटी हो जाएगी। दैट मींस अगर यहां 10 है तो 10 का अगर मान लीजिए, मान लेते हैं 1 आया, 10 के करस्पॉन्डिंग अगर 1 आएगा ना, तो 100 के करस्पॉन्डिंग ये 0.1 आएगा। तो बताइए Ka तो ज्यादा हो रहा है, तो हम कहेंगे ये वाला बेटर एसिड है, लेकिन pKa इसका 1 है और pKa इसका 0.1 है, तो कौन सा बेटर एसिड होगा? ओवरऑल बेटर एसिड तो यही है, तो हम कहेंगे कि ये है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला सर कि किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा हो सके हो तो वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो। और उसी, अगर मान लीजिए Ka नहीं दिया, मैं कहूं pKa दे दूं, तो कह दूंगा मैं उससे भी बता दूंगा कैसे, कि जितनी कम pKa वैल्यू होगी दैट मींस उसकी Ka की वैल्यू उतनी ज्यादा रही होगी, और Ka की वैल्यू अगर ज्यादा रही होगी दैट मींस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही होगी। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा का क्या सिंपल सा वर्ड में मतलब है कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा होगा तो एसिड हमारा ज्यादा कन्वर्ट हो रहा होगा कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन, दैट मींस H+ ज्यादा रिलीज कर रहा होगा। दैट इज फाइनल। ये रहा, यहां पे हमने क्या लिखा है, बिकॉज K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka लोअर द वैल्यू ऑफ pKa। मतलब Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही pKa की वैल्यू कम होगी और स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो आप कह सकते हो जिस भी एसिड की Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग है, या जिसकी जितनी लो हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा कम pKa वैल्यू हो जाए तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। Ka की वैल्यू ज्यादा और pKa की वैल्यू कम, इतना सिंपल सा चीज है। अल्टरनेटिवली द वैल्यू ऑफ Ka इज डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन RCOO- व्हिच इज डिटरमाइंड बाय इट्स स्टेबिलिटी। कार्बोक्सिलेट आयन कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो डिपेंड क्या करेगा, स्टेबिलिटी पे। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि एसिड की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, उसके बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन पे, H+ पे नहीं। H+ तो चाहे जहां हो वो निकलेगा, किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, वो तो सिस्टम को छोड़ के भाग गया, वो तो भगोड़ा है। लेकिन जो बच रहा है बेचारा, वहां उस सिस्टम पे क्या है, निगेटिव चार्ज आया, किसकी वजह से, H+ की वजह से। अब वो सिस्टम पे कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, वो एसिड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेगा कि एसिड अच्छा है या बुरा है। अब उसमें भी डिटरमाइन करेगा, जो R ग्रुप में बार बार लिख रहा हूं, वो R ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा है, या स्टेबिलिटी घटा रहा है बढ़ा रहा है, ये देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, एनी फैक्टर दैट स्टेबलाइजेस RCOO नेगेटिव एन आयन रिलेटिव टू द RCOOH शुड इंक्रीजेस एसिडिटी। क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो RCOO नेगेटिव जो है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो क्या कहेगा, चलिए देखिए क्या होगा। यहां पे अगर कोई आपकी कहे कि ये आप यहीं रहो, आप बहुत सही लग रहे हो, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप यहीं रुको, तो क्या होगा, ये क्या बैक में जाना चाहेगा, नहीं जाएगा। और बैक में नहीं जाएगा तो प्रोडक्ट यही रहेगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो ये 10 से 20 हो गया ऊपर वाली वैल्यू, रिएक्टेंट तो 10 ही है, अब भी 10 है, अब भी 10 है। 10/10 वैल्यू आई 1, 20/10 वैल्यू आई 2, तो एक एक K की वैल्यू 1 है और एक की 2 है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि K की वैल्यू ज्यादा है। और क्यों इतना बढ़ गया? क्योंकि ये स्टेबल है, इसका मन ही नहीं हो रहा है पीछे जाने का। और मन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्टेबल है। अगर इसको कोई सोचिए यहां पे ये डिस्टेबल हो, या इससे कोई कह दे अरे बहुत खराब है, मतलब आप क्यों निगेटिव चार्ज लेके घूम रहे हो, क्या जरूरत है, मतलब उसको गुस्सा करा दे, तो वो ज्यादा जल्दी पीछे जाएगा। ज्यादा जल्दी पीछे जाएगा तो यहां जो K की वैल्यू है कम हो जाएगी,
जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या होगा, सिंपल सा हमारा एसिड जो है वो वीक रहा होगा। दैट मींस वो टूटना ही नहीं चाहता है, टूटना ही नहीं चाहता है। इसीलिए कहते हैं जब Ka की वैल्यू ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, Ka की वैल्यू कम तो वीक एसिड होगा। यही चीज यहां पे भी रिप्रेजेंट की गई है। बेस्ड ऑन दीज रेजोनेटिंग रीजनिंग, मतलब जो हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रोजेक्टेड टू डीस्टेबलाइज। हम क्या कह रहे हैं, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन सा होता है मैंने बताया था, कुछ सब भूल जाओ, सिर्फ एक याद रखो, एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप हो वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो क्या करेंगे, डीस्टेबलाइज करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन को। क्योंकि रीजन है इट एम्पलीफाइज। एम्पलीफाई करना मतलब हम कहते हैं ना हेलो, तो उसी को हेलो 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 ऐसे हो जाए, मतलब जो चार्ज है उसको और बढ़ा दे, इसी को ही कहते हैं एम्पलीफाई करना। तो यहां पे क्या होगा, जो डिक्रीज कर देते हैं, मतलब एक तो वो खुद ही निगेटिव चार्ज को लिए घूम रहा है, ये ओ निगेटिव। दूसरा काम क्या कर रहा है, ये भी अपने धक्के से यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से धक्का देके अपने इलेक्ट्रॉन इस पे दे रहा है। वहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होना चाह रहा है, और वो भी उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। वो पहले से ही बोझ में है, आप 20 किलो का बोझ पहले से उठाएं और 20 किलो की बोरी कोई और रख दे, वही काम कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी पड़ी है, और ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑलवेज डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एसिड्स या कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन को अगर डिस्टेबलाइज करें तो क्या होगा, वो कार्बोक्सिलेट कहेंगे हम बनेंगे ही नहीं, हम बनेंगे नहीं, हम पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाएगा तो क्या होगा, ये बनेगा। दैट मींस रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्टेंट तो नीचे है, दैट मींस कि Ka की वैल्यू कम होगी, और Ka की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, वीक एसिड होगा, वीक एसिड। इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं हम लोग, यही चीज यहां बताई गई। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए तो ये है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए क्या है, जस्ट रिवर्स है कि यहां पे जो R ग्रुप है, ये C ग्रुप है, ये O ग्रुप है, और ये O निगेटिव है। ये क्या करेगा, ये -I से, -I वाले क्या करते हैं, लाओ मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो, मुझे खाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो लेते हैं, यहां ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये कहेगा मेरे पास तो एक्सेस में है, ले लो भाई, ये इसको तुरंत देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स मतलब जहां पे एक जगह सिर्फ 3 एटम के ऊपर घूम रही थी, वो अब इधर भी शिफ्ट होगी थोड़ा। अगर इधर शिफ्ट होगी तो उसके ऊपर जो बोझ था 20 किलो का, पहले जो 20 किलो का बोझ उस कार्बन पे था, बगल वाले एटम ने थोड़ा बहुत शिफ्ट करा लिया। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू 4-5 किलो भी कम अगर कर लिया वजन, तो अब कितना है, 15 है। तो पहले के कंपैरिजन में, पहले जो 20 होना था उसके कंपैरिजन में 15 वाला तो कम है। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की। और अगर कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चा, दैट मींस ये कहेगा मैं यहीं रहूंगा, पीछे जाऊंगा ही नहीं जाएगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऊपर वाली अगर वैल्यू बढ़ती तो क्या होगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और Ka बढ़ गया तो हम कहेंगे हमारा एसिड जो है वो स्ट्रांग है। दैट इज, अगर एक लाइन में आपको बताना हो, एक लाइन में बोलना हो, तो सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हो कि जो यहां पे R ग्रुप है, ये CO ग्रुप, ये O निगेटिव, एक ये हो सकता है, और एक सिमिलरली यहीं पे ये है। ये क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये एक्सेप्टर है। अब खुद ही देखिए क्या है, ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन R इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सिंपल से वर्ड्स में बोलेंगे कि ये क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले बढ़ी और ये जबरदस्ती और उसके ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि उस पे पहले से ही टेंशन है और ये टेंशन और बढ़ा रहे हैं। और ये क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जो उसकी टेंशन है ये उसके दोस्त की तरह एक्ट कर रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे, कह रहे हैं अच्छा ठीक है जो आपके ऊपर प्रेशर है लाओ हम हल्का कर देते हैं, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास शिफ्ट कर लेंगे, तो यहां पे एसिडिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी।
ये सिंपल से वर्ड्स में बोल सकते हैं। यही हमारे आज के लेक्चर का कंक्लूजन है। इन नटशेल इट मे बी स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी व्हाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिटी। सिंपल वर्ड्स में पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है। तो ये हमारा एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये तो पढ़ लिया है लेकिन अभी ऑर्डर नहीं अरेंज किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम थोड़ा ऑर्डर देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट होगा किस टाइप का होगा। ये तो एक कंक्रीट हमको मिल गया। कंक्रीट सिस्टम क्या मिला कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंक्रीज करेगा, लेकिन कौन कब करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।